अफजल क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? समय आप बताओ। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे कश्मीर इशू को। कश्मीर इशू जो है एक बड़ा मल्टी फेसेटेड इशू है। काफ़ी टाइम से आपके पास ये चल भी रहा है। अब कश्मीर इशू को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि बेसिकली ये एक आइडियोलॉजिकल इशू है। आइडियोलॉजिकल इशू क्या होता है कि आपके पास दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती हैं। एक साइड पे मुसलमान हैं, दूसरी साइड पे हिंदू हैं। और कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बेसिकली वाटर इशू है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि बेसिकली इट इज़ पोलिटिसाइज्ड। सो आज हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे और इस चीज़ को एनालिसिस करेंगे कि क्या इसकी कॉजेज़ हैं, क्या वजूहात हैं, और क्या इसका आपके पास वे फॉरवर्ड है। ज- जैसे जॉन रॉल्स ने कहा था, जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। कि अगर आपके आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आपके रियासत में इंसाफ नहीं हो रहा, तो उन इंस्टीट्यूशंस का होना मैटर नहीं करता। अगर कश्मीर में हम ये कहें तो बेसिकली इट इज बेसिकली फ्यूलिंग हॉस्टैलिटी बिटवीन न्यूक्लियर आर्म इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर 75 years। 75 साल इसको हो गए। ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, पर्सपेक्टिव्स क्या है, प्रपोज सॉल्यूशंस क्या है, और एक रोल्स का जस्टिस का कॉन्सेप्ट है उसको हम देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो अराउंड 567 प्रिंसली स्टेट थी। इससे भी पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाऊं अगर आपको। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है सब कॉन्टिनेंट में, तो वो क्या करती है कि वो ओवर पावर कर लेती है पूरे के पूरे आपके पास जो सब कॉन्टिनेंट था। अब इसमें क्या हुआ कि आपके पास कुछ ऐसी स्टेट थी जिनको इंडिपेंडेंट स्टेट रखा गया। फॉर एग्जांपल भावलपुर स्टेट था, कश्मीर स्टेट था, जूनागढ़ था। उसके अलावा और इस तरह की जैसे झांसी की स्टेट थी। तो 1857 में आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती है। और 1858 में आपके पास क्राउन के अंडर डायरेक्टली चला जाता है सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। अब ब्रिटेन जो है, जिस तरह हमने वहां पे देखा, तो ब्रिटेन ने क्या किया, 3 जून 1947, 3 जून प्लान भी जिसे कहा जाता है, इंडिपेंडेंस प्लान, वो लेके आया। अब उस प्लान का पर्पस क्या था कि आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंस दी जाए, उसके अलावा स्टेट्स को दो हिस्सों में। माइक ऑफ कीजिए सर, में माइक ऑफ। लेट करा के दो माइक ऑफ कर। अस्सलाम ये माइक किसका ऑन है?
वो जो पार्टीशन का फार्मूला आता है उसमें ये आपके पास आता है कि जी हम इस मुल्क को, या ये सब कॉन्टिनेंट है, इसको दो, बेसिकली वो आपने प्री पार्टीशन पढ़ा होगा, उसमें आपने डिटेल में देखा होगा कि हम इस सब कॉन्टिनेंट को दो हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहे हैं। एक इंडिया, प्राइमरीली मोर डोमिनेटेड बाय हिंदूज, एंड द अदर वन क्या है कि आपके पास पाकिस्तान। अब पाकिस्तान क्या है कि आपके पास उसमें क्या होंगे, मुस्लिम्स होंगे, फिर पंजाब की पार्टीशन की गई, फिर उसके बाद आपके पास जो दूसरे पार्ट्स हैं, बंगाल की पार्टीशन की गई। अब एक मेन मसला आपके पास क्या आता है कि 1947 में जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जिस सच एज कश्मीर। अब कश्मीर क्या था कि इट वाज सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, कि ये दुरानी एम्पायर का पार्ट था। फिर उसके बाद यहाँ पे महाराजा हरी सिंह आ जाता है। तो उसने क्या किया कि उनको ये कहा गया कि या तो आप पाकिस्तान के साथ जाएंगे या आप इंडिया के साथ जाएंगे। अब उसका फैसला कैसे होगा? उन्होंने कहा कि अगर किसी भी स्टेट का जो रूलर है, जो हुक्मरान है, और जो उसकी सिटीजन्स हैं, उनका रिलीजन सेम है, तो जो रूलर फैसला करेगा उसके मुताबिक क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो जाएगा। वो स्टेट इंडिया के साथ चली जाएगी। लेकिन अब मसला ये था कि आपके पास अगर रूलर जैसे महाराजा हरी सिंह था और नीचे मेजर पॉपुलेशन जो थी मुसलमानों की थी, तो क्या होगा? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा रेफरेंडम होगा। अब इस रेफरेंडम के नतीजे में क्या हुआ कि महाराजा हरी सिंह खुद को इंडिपेंडेंट रखना चाहता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि यहाँ से 1948 में गिलगित में इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया महाराजा हरी सिंह के अगेंस्ट। और महाराजा हरी सिंह ने लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, और एक इवेंट होता है पूंछ मैसेकर, कि पूंछ एक जगह थी, वहां पे उनको उसने मारा, लोगों को मारना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या हुआ कि पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया से यहाँ से लोगों ने जाना शुरू कर दिया। अब जब वहां पे जाना शुरू कर दिया तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि उसने इंडिया से हेल्प मांगी, और पहली वॉर स्टार्ट हो जाती है 1948 50 1947 48 में पहली वॉर जो है वो हो जाती है। और कश्मीर जो है वो आपके पास तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये ऊपर अगर आप मैप देखें ये कश्मीर जो है एक लाइन ऑफ कंट्रोल है विद इन कश्मीर, जो पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास है, और यहाँ पे स्काई चैन वाला जो एरिया है वो आपका चाइना के पास है। सो वहाँ पे क्या है कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर में देखें, तो वहाँ पे आपके पास जो वैली है तीन हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक है आपके पास वैली, दूसरा जम्मू है, और तीसरा लद्दाख है। अब वैली जो है उसमें आपके पास 95% मुस्लिम है। उसके बाद हिंदू मेजोरिटी जो है वो जम्मू में है 66% में। और पाकिस्तान की तरफ आपके पास क्या है कि सारी की सारी जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है कि जी महाराजा ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, ड्यू टू दैट आपके पास कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर वो ये कहता है कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे टेररिज्म को प्रमोट करता है। और इंटरनेशनल मीडिएशन जो है वो कहता है कि आपके पास आफ्टर शिमला एग्रीमेंट जो 1972 में हुआ था, वो कहता है कि नाउ इट इज़ अ बायलैटरल इशू। ठीक है। और पॉलिसी एक्शंस क्या हैं कि आपके पास, जैसे कि उसने आर्टिकल 370 35A उसको ख़त्म करके उसने चेंज कर दिया है। वहाँ पे उसकी ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख जो फोर्सेस हैं वो डिप्लॉयड है। ठीक है जी। सो आपके पास क्या है कि ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो गया। यानी यहाँ पे वो ये समझते हैं कि आपके पास
पूरा का पूरा जो कश्मीर है, दैट इज देयर पार्ट। ठीक है जी। और दूसरी साइड पे क्या है कि वहां पे उन्होंने जो उसका स्पेशल स्टेटस था, जिसमें बाहर से आके कोई वहां पे जमीन नहीं खरीद सकता था, या फिर वहां पे आके कोई शादी नहीं कर सकता था, डोमिसाइल नहीं ले सकता था, वो क्या कर दिया कि वो सारा का सारा उन्होंने खत्म कर दिया। यहाँ तक समझ आ गया सबको जी? कोई क्वेश्चन? साथ चल रहे हैं सारे मेरे? सर्वर, फरा। चले, परफेक्ट। अब इसमें एक और जो बड़ा मसला आता है वो ये आता है कि आपके पास इसकी एक जियोग्राफिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, कि जो मेजर रिवर्स हैं जिसको एक वाटर इशू भी कहा जाता है, जो हमने वाटर इशू में पढ़ा था कि इंडस रिवर जो है वो लाइफ लाइन है फॉर पाकिस्तान। झेलम रिवर, चिनाब, और पाकिस्तान का जो 60 to 70% वाटर है वो आपका वहां से आता है। लेकिन आपके पास क्या हुआ कि जैसे ही पार्टीशन होती है तो, और इंडस वाटर जो ट्रीटी हुई थी, तो उसने एक डिवीजन क्रिएट कर दी थी। इसी वजह से कायद आजम ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया, यानी दैट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द वाटर फ्लोज। और ये क्या है कि आपके पास डिफरेंट चैलेंजेस है, जिसमें बगलियार डैम बना रहा है, उसके बाद दूसरे डैम्स वहाँ पे बन रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि आपके पास पाकिस्तान का एक अपना पर्सपेक्टिव है इस पे, कि वो कहता है कि जो आपके पास यूएन की रेजोल्यूशन 47 आई थी, उसमें ये कहा गया था कि आपके पास 47 और 48 आई थी। 47 में ये कहा गया था कि आपके पास, हम ये करना चाहते हैं कि पहले यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान बनाया गया, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हम प्लेबिसाइड करवाएंगे। प्लेबिसाइड का मतलब क्या है कि जैसे आप रेफरेंडम टाइप लेते हैं, आप क्या करते हैं कि आप तमाम लोगों से पूछते हैं कि आप किस साइड पे जाना चाहते हैं। सो वो पाकिस्तान क्या कहता है कि पाकिस्तान शुड पाकिस्तान आस्क फॉर द इंटरनेशनल मीडिएशन। अब कश्मीरी पर्सपेक्टिव को अगर देखते हैं तो तीनों पर्सपेक्टिव वहां पे पाए जाते हैं। कुछ लोग इंडिपेंडेंस चाहते हैं, कुछ पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, कुछ इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, जिसमें आपके पास ह्यूमन कॉस्ट भी है, सिविलियन डेथ्स भी है, डिसअपेरेंसेस भी हैं, इकोनॉमिक हार्डशिप्स भी हैं। ये जी आपके पास मेजर कुछ फार्मूलाज प्रपोज किए गए हैं, जिनको हम इन डिटेल देख लेते हैं। अब प्लेबिसाइड, क्योंकि आपका क्वेश्चन यही आएगा कि कश्मीर का फ्यूचर क्या है, या कश्मीर को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है इशू को, तो आपने इस तरह से उसको बताना है कि पहला क्या है कि फुल स्टेट प्लेबिसाइड करवा लें आप, कि इनमें आपके इंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद यूएन रेजोल्यूशन पास इन 1948 एंड 49। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब इसको फुल स्केल में अगेन वही मसला ये आ जाता है कि अब वहां पे जो आफ्टर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, ऑलमोस्ट 3 लाख प्लस नए डोमिसाइल्स इशू किए जा चुके हैं, यानी वहां पे जो जीनोसाइड है वो कंडक्ट किया जा रहा है। वहां पे लोग आके सेटल हो रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, वहां पे जगह ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक फ्यूचर में क्या प्लेबिसाइड होता है तो बाहर से लोग आएंगे, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा कि उसको इम्पेक्ट करेंगे। फिर क्या है कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज करवा लें या फिर पार्शियल प्लेबिसाइड करवा लें कश्मीर वैली में। ठीक है, कि लिमिटेड टू द कश्मीर वैली वाइल रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द स्टेट वुड बी पार्टीशन। या फिर आपके पास ज्वाइंट प्लेबिसाइड होगा। प्लेबिसाइड करवाने के लिए भी ये जरूरी है कि दोनों तरफ से ट्रस्ट हो, कि यानी हम इधर कश्मीर में हम भी अपनी फोर्सेस निकालें, वो भी निकालें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज काइंड ऑफ एन आइडियलिस्ट सोल्यूशन। अब इसका अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, इसमें एक द फ्यूचर ऑफ कश्मीर शुड बी डिसाइडेड बाय इट्स पीपल द कश्मीरी देमसेल्व्स। दिस concept of self determination is embedded in numerous UN resolutions advocating for Kashmiri people's right to choose their own destiny। ठीक है, टोटल अब तक 15 यूएन रेजोल्यूशन आ चुकी हैं
कि एक फ्री एंड इम्पार्शियल प्रोसेस होना चाहिए टू इंश्योर द डेमोक्रेटिक विल ऑफ कश्मीरी पीपल इज रिफ्लेक्टेड इन द आउटकम। अगर हम इसको रियलिस्टिकली देखते हैं, पाकिस्तान ने शुरू से क्या किया है कि पाकिस्तान हैज ऑलवेज फेवर्ड प्लेबिसाइड। ये अप्रोच जो है वो अलाइंस विद यूएन रेजोल्यूशन एंड एम्स टू प्रोवाइड द कश्मीरी पीपल विद द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। लेकिन हमने देखा है कि ओवर द टाइम इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर प्लेबिसाइड जो है वो खत्म हो गई है। क्यों? उसके डिफरेंट वजूहात हैं। एक तो जो इंडिया का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद जो मेजर सुपर पावर्स हैं, ग्लोबल प्रायोरिटीज आपके पास शिफ्ट हो रही हैं। जैसे हम अगले लेक्चर में जब करंट अफेयर पे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे जो इकोनॉमिक एक दुनिया में वॉर चल रही है। तो उसने क्या किया है कि उसकी वजह से ये आपके पास जो इंडिया का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्लाउड जिसे कहते हैं, प्लस उसकी जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है अगेंस्ट चाइना। अब चाइना और यूएस की दुश्मनी चल रही है तो उसमें आपके पास यूएस किसको देख रहा है एज एन एलाय के तौर पे? वो है चाइना। तो इंडिया खुद भी रिलेक्टेड है, वो कहता है कि आपके पास कश्मीर में अगर प्लेबिसाइड होता है तो हो सकता है कि हम इसको लूज कर जाए। इसी वजह से आपके पास एक करंट इम्पैस है जिसमें हैज effectively closed the door on any possibility of plebiscite even under a joint supervision framework। उसके बाद आता है पार्टीशन सॉल्यूशंस। पहली बात यह है कि पार्टीशन बेस्ड ऑन कम्युनल कंपोजिशन। कम्युनल कंपोजिशन जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि जैसे वैली है उसको जहाँ पे मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम वाली साइड पे आ जाएं, जहाँ पे आपके पास वो दूसरे हैं दूसरी साइड पे आ जाए। या फिर सीज फायर लाइन जो है जो पहले बन चुका है, जो बॉर्डर 1948 में ड्रॉ हो चुका है, जो हमारे पास है हमारे पास रहे, जो उनके पास है उनके पास रहे, और जो चाइना के पास है वो चाइना के पास रहे। उसके बाद आपके पास अगला आता है पार्टीशन अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल किसके दरमियान है? वो है हमारी साइड वाला कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। उसमें आप क्या करें कि वो दूसरा क्या है जी, आपके पास पार्टीशन अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसमें आपके पास जो स्टेटस को है जैसे जैसे पहले चलता आ रहा है उस तरह ही आप इसको चलाएं। अब इसका अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, इंडिया क्या कहता है? वो कहता है कि आपके पास लाइन ऑफ कंट्रोल जो है विद माइनर एडजस्टमेंट उसको क्या करे कि आपके पास मेंटेन करे। बट पाकिस्तान वांट्स कि पूरा का पूरा कश्मीर उसको मिले। और तीसरा क्या हो सकता है कि आपके पास रिवर बेस हो सकती है, यानी चिनाब लाइन या जेलम लाइन, एक जो दरिया वहां से गुजरा है उसकी बेस पे आप क्या करें सेपरेशन कर लें, जिसमें आपके पास कुछ और भी आ सकते हैं जिसको हम फर्दर देख लेते हैं। एक और जो दुनिया में आपके पास एक सोल्यूशन या वाइडली रिकमेंडेड आइडिया है वो है कंडोमिनियम और कन्फेडरेशन, जिसमें वो कहता है कि ज्वाइंट कंट्रोल बाय इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर एंटायर स्टेट ऑफ कश्मीर। फिर उसके बाद जो कंडोमिनियम है लिमिटेड टू द कश्मीर वैली विद द रेस्ट ऑफ स्टेट पार्टीशन। यानी आप एक सुपरवाइजरी रोल जो है वो प्ले करें ताकि आपके पास क्या हो कि दोनों की दोनों स्टेट्स जो है डायरेक्टली ना जाए, बल्कि आपके पास जैसे सार्क बॉडी हमने पढ़ी थी, सार्क उसको देख ले या कोई और यूएन की बॉडी देख ले, दोनों कंट्रीज निकल जाए और उसके 15 20 30 साल बाद आप क्या करें प्लेबिसाइड करवा लें। जैसे आपके पास इसमें अंदोरा मॉडल है। अलिस्टर लैम की एक बुक थी अनफिनिश्ड पार्टीशन, सिमिलर प्रिंसिपैलिटी ऑफ अंदोरा, को प्रिंसिपैलिटी सिंस एडी विद एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन सिंस 1903। जिसमें आपके पास क्या था कि अंदोरा का जो पार्ट था उसमें अलिस्टर लैम साहब वो ये ड्रॉ करते हैं कंपैरिजन बिटवीन दिस डिस्प्यूट एंड पाकिस्तान एंड इंडिया। वो कहते हैं कि आप ऐसा करें
कि आप इस जो दरमियान वाला एरिया है, ठीक है, उसको आप पार्टीशन ना करें, आप उस एरिया को कर दें इकट्ठा। पहला काम क्या करें, पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है वो स्टैब्लिश करें, ठीक है। उसके बाद लोगों को आपस में आने दें, फिर उसके बाद उनको सेल्फ रूल दे दें। फिर उसके बाद उनको क्या करें कि आप आफ्टर अ फ्यू इयर्स दे विल डिसाइड वेयर दे वांट टू गो। लेकिन ना पाकिस्तान जो है उसको एक्सेप्ट करता है, ना आपके पास वो इंडिया उसको एक्सेप्ट करता है। फिर उसके बाद क्या है, एलओसी इसको टेरिटोरियल एडजस्टमेंट कर लें, फिर उसके बाद जॉइंट गारंटी ऑफ इंडिपेंडेंस वो कर लें। सो ये एक चंद एक मॉडल है जिसको आप देख सकते हैं। अब इसमें आपके पास स्विस मॉडल भी अप्लाई यहाँ पे हो सकता है। वो क्या है कि आपके पास बेसिकली एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप इसको बना दें, सिमिलर टू स्विट्जरलैंड एंड द चैनल आइसलैंड। बेसिकली उनके दरमियान उन्होंने जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया है कि यानी आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन करें, डेवलपमेंट लेके आए ताकि प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी आए रीजन में। और इससे क्या होगा कि इंडिया और पाकिस्तान जो है दोनों पोटेंशियली इन्वॉल्व होंगे इस डिस्प्यूट को देखने में। जिसमें आपके पास 2004 में प्रपोजल आया था, जिसमें इमरान खान साहब ने दिया था, फिर उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने एडवोकेट किया था। जस्ट दोनों साइड का करता है सर्वर। उसके बाद ये आता है मेन, इसमें आपके पास इंडिपेंडेंट स्टेट और मुशर्रफ का फार्मूला, जिसमें राजू थॉमस एक फेमस राइटर ने कहा था कि आपके पास सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना दें, जिसमें एथनिक और रीजनल डिमार्केशन है, गिलगित को अलहदा कर दें, कश्मीर को अलहदा कर दें, वैली को अलहदा कर दें, जम्मू को अलहदा कर दें, लद्दाख को अलहदा कर लें। लेकिन वहां पे क्या है कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, और ना ही पाकिस्तान और इंडिया इसको एक्सेप्ट करता है जी। इसके बाद आता है जी मुशर्रफ का 4 पॉइंट फार्मूला, एंड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलिब्रेटेड सॉल्यूशन टिल नाउ। इसमें आपके पास क्या था कि 4 फेज फार्मूला था। मुशर्रफ साहब जो थे बड़े कीन थे ऑन रिजॉल्विंग दिस इशू, क्योंकि 1919 में आपके पास क्या था कि कारगिल हुई, उससे पहले सियाचिन वाला मसला हो गया, फिर 1994 में आपके पास ये दोबारा टॉक्स जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक अपना 4 पॉइंट फार्मूला दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, इसको लिख लें बेशक आप, सॉफ्टनिंग एंड ईजिंग ऑफ बॉर्डर्स। कि उन्होंने कहा कि इट इज एन आउट आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन, जिसमें आपके पास एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए कश्मीर इशू पे, ताकि आपके पास क्या हो कि पहला इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिया जा सके, वो था डीमिलिटाइजेशन एंड सेल्फ रूल। ठीक है, कि ग्रेजुअली क्या हो कि वहां से उसको डीमिलिटराइज किया जा सके। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बोथ कंट्री शुड वर्क टू गिव अटोनमी टू द बोथ साइड्स। ठीक है, फिर तीसरा उन्होंने पॉइंट कहा, उन्होंने कहा कि आप क्या करें कि आप ड्यूल करेंसी और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं, जिसमें आपके पास क्या हो कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें पाकिस्तान और इंडिया मिल के एडमिनिस्ट्रेशन ले करें, लेकिन क्या हो सेपरेट हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, लोग जो कश्मीर में इस बॉर्डर उस साइड की तरफ रह रहे हैं उनके दरमियान क्या हो, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो, कल्चरल एक्सचेंज हो। और उसके बाद क्या हो कि आपके पास पीपल टू पीपल कांटेक्ट को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। सो इस सिलसिले में उन्होंने एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि आपके पास दिस सॉल्यूशन शुड बी कश्मीरी लेड। कि अक्सर ये बात होती है कि आपके पास जो कश्मीर वाला ऑप्शन है उसको क्या किया,
साइड लाइन किया जाता है, कि लोगों को सामने लिया लाया ही नहीं जाता। तो आप क्या करें कि उसको कश्मीर वाले जो लोग हैं उनको सामने लेके आए। फिर उसके बाद परवेज इकबाल चीमा का फार्मूला है कि जी आपके पास 7 मुस्लिम मेजॉरिटी तहसील जम्मू टू बी प्लेस्ड अंडर यूएन ट्रस्टीशिप, कि आप उनको क्या करें कि जम्मू की जो तहसील है उनको यूएन ट्रस्टीशिप में लेके आए। फिर उसके बाद मिलिटराइजेशन ऑफ द रीजन करें और प्लेबिसाइड करवाएं, जिसमें आपके पास 3 ऑप्शन होने चाहिए: इंडिपेंडेंस, एक्सेशन टू इंडिया, एक्सेशन टू पाकिस्तान। अगेन इसमें क्या है कि आपके पास एक आइडियल सोल्यूशन नहीं है, हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, कोई रियल सोल्यूशन इससे हमें नहीं मिल रहा। सो अगर हम इन सबको सम अप करते हैं तो आपके पास बेसिकली ये 3 फार्मूलाज आते हैं जिनको अप्लाई किया जा सकता है या फ्यूचर में देखा जा सकता है। सबसे पहले आपके पास चिनाब लाइन है, दैट वाज प्रपोज्ड बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जिसमें आपके पास प्लेबिसाइड हो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, और प्लेबिसाइड वुड बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनाइटेड नेशन, the choice of remaining with India and Pakistan being given to the Kashmiri people. However, this approach has faced significant challenges and complexities. फिर उसके बाद मुशर्रफ का फार्मूला है, वो मैं हमने डिटेल में बात कर ली। फिर उसके बाद चीमा का फार्मूला है। अब इसमें मसला क्या है, सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? ठीक है जी, ये मसला आपके पास सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? मसला ये है कि पावर एसिमेट्री है, कि इंडिया इज अ डोमिनेंट रीजनल पावर। अगर ये मसला इंडिया और चाइना के दरमियान होता तो अब तक ये सॉल्व हो जाना था। जैसे रिसेंटली क्या हुआ कि उनका लद्दाख में एक मसला बनता है, जिसमें चाइना ने उनसे आपके पास कुछ 3,000 किलोमीटर के अराउंड जो है वो एरिया ले लिया था। ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पावर एसिमेट्री एग्जिस्ट करती है, एक स्ट्रांग है और एक आपके पास क्या है, वीक है। दूसरा क्या है, गवर्नेंस इश्यूज है, कि जैसे हम देखते हैं कि फ्रॉम द पास्ट 75 ईयर्स और टिल नाउ, अभी भी जो इलेक्शन हुआ है वहां पे, उस इलेक्शन में भी उन्होंने क्या किया है कि अपनी हैंड पिक्ड आपके पास जो गवर्नमेंट्स हैं वो इंस्टॉल की हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये क्लियरली बताया गया है किस तरह से ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो आपकी वहां पे हो रही है। ठीक है जी। फिर उसके बाद न्यूक्लियर एस्केलेशन है, जिसमें आपके पास ये देखिए 5 अगस्त को जब इसका 2019 में इसका स्टेटस रिवोक किया गया, तो उसमें आपके पास क्या होता है कि पुलवामा अटैक, उसके बाद आपने अभिनंदन वाला वो केस सुना होगा, फिर 1947 में वॉर हुई, 65 में हुई, 71 में हुई, और उसके बाद 99 में कारगिल में इन पे मसला हो चुका है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक न्यूक्लियर एस्केलेशन है, कि जब भी आप देखें जी हम जी न्यूक्लियर बम चलाने लगे हैं। सो इस सारे सिनेरियो ने क्या कर दिया है, आपके पास मामलात को बहुत खराब कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डाइवर्जेंट गोल्स है। अब पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन देखता है तमाम के तमाम जो कश्मीरी है उनके लिए। लेकिन इंडिया क्या कहता है कि इंडिया ग्रेटर इंडिया, उसकी बात करता है कि आपके पास एक हिंदू आता जो आइडियोलॉजी है, एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है उनका। सो इस सारे सिनेरियो में ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसको सॉल्व रिजॉल्व कर सके। अब यहाँ पे आता है जी थोड़ा सा ये जो आपके क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेगा। आपने बताना है कि आपके पास जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जो जस्टिस है वो कहता है कि तमाम के तमाम लोग क्या है, इक्वल है, और उनके पास क्या है, बेसिक राइट्स है। डिफरेंस प्रिंसिपल होना चाहिए आपके पास, इनइक्वालिटी आर परमिसिबल ओनली दे बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज, लेकिन वो नहीं करती। और रेलिवेंस टू द कश्मीरीज क्या है कि आपके पास प्रमोट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड म्यूचुअल गेन्स फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, इन 3 म्यूचुअल गेन होने चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वाटर क्राइसिस सोल्यूशन होना चाहिए। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप, इसको सॉल्व कर सकते हैं। एडिशनली दीज आर सम ऑफ द recommendations
जिसमें इंक्लूसिव डायलॉग हो कि आप इंडियन इन्वॉल्व करें कश्मीरीज को अलोंग साइड इंडिया एंड पाकिस्तान इन नेगोशिएशंस। डीमिलिटाइजेशन हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और ग्लोबल मीडिएशन हो, ताकि हम क्या कर सकें कि इसको सॉल्व कर सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट कश्मीर इशू। यहाँ तक क्वेश्चन है तो जी पूछ लें। एनी क्वेश्चन जी? पर ठीक है जी, कल फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इंशाल्लाह आपके ये जो विद इन नेक्स्ट वीक में ना, क्योंकि मैं फुली फ्री हूँ, डेली आपकी क्लास होगी, उसमें हम जो है ना ये सारा का सारा जो आपका कोर्स रह गया है और कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हम इसको कर लेंगे। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।